अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं। आज हमारा एनालॉग का लेक्चर नंबर 9 बाइसिंग टेक्निक के बारे में है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बाइसिंग के बारे में बताया था, बाइसिंग क्या है और मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक क्यों अपनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। फिक्स बाइसिंग या बेस बाइसिंग क्या होती है, सेकेंड हमारा था इसमें एमीटर बाइसिंग, कलेक्टर बाइसिंग और वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनको डिटेल के साथ बताएंगे, डायग्राम और क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा वह किस तरह हम इसको स्टेबल करते हैं। और मेन चीज़ जो होती है इसमें स्टेबिलिटी है, क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी हमारे पास होती है। आईसी और वीसीसी को हम कंट्रोल करके क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी करते हैं, क्योंकि जो क्यू पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है आईसी और वीसीसी के ऊपर, यानी वीसी सप्लाई कितनी देनी है और आईसी करंट कितनी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम फिक्स बाइसिंग या बेस बाइसिंग का नाम देते हैं। इसको फिक्स करंट बाइसिंग का नाम भी दिया जाता है। तो अब हम आते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने आपके सामने इसको डिटेल के साथ लिख भी था। आज ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाई है। ये मेथड ऑफ तरीकाकार होता है फिक्स बाइसिंग या बेस बाइसिंग। तो डियर स्टूडेंट, C1 कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर है जहां पे इनपुट सिग्नल हमने देना है। ये एम्पलीफायर मैंने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बनाया है। C2 आउटपुट लोड, RC कलेक्टर बाइसिंग, RB बेस बाइसिंग, NPN ट्रांजिस्टर कलेक्टर को VCC पॉजिटिव और एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया। इसमें बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस, बेस कलेक्टर रिवर्स बाइस, यानी बेस और कलेक्टर जो है वो रिवर्स बाइस है और बेस एमीटर जो है बेस स्टूडेंट वो फॉरवर्ड बाइस है। अब यहां पर हम इस चीज को देखते हैं। तो यहां पे इसको इस बाइसिंग से हम क्यू पॉइंट को कैसे स्टेबल करते हैं। अब इसमें अगर कैलकुलेशन की जाए, यानी यहां पे हम इसको अगर कैलकुलेट करके दिखे आए तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी का फार्मूला चलता है वो है S = बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा इनटू चेंज ऑफ IB डिवाइडेड बाय IC, रिलेशन बिटवीन IC, IB एंड IC। ये स्टूडेंट आप जानते हैं रेशियो इन बिटवीन IC एंड IB इज कॉल्ड बीटा, और बीटा के इनवर्स को उल्टू को हम कहते हैं IB डिवाइडेड बाय IC। ये यहां पे मैंने आपके सामने लिख दिया है। यानी IB में कितनी चेंजिंग पैदा होती है अकॉर्डिंग टू IC, या IC में IB के हवाले से कितनी चेंजिंग पैदा होती है। और इसी वजह से ये जो IC में चेंजिंग पैदा होती है ये क्यू पॉइंट को डिस्टर्ब करती है, उसको अनस्टेबल करती है। उसको हमने क्या करना होता है, स्टेबल करना, स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का फॉर्मूला देखकर हकीकत में हम जानेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको चेंज करने से क्यू पॉइंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीटा के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और बीटा के कम होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी चीज को आगे ड्राइव करके ले गए हैं। ये देखें इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई है 0, किसकी, IB एंड IC की। फार्मूला में इसको क्या रखें 0, क्योंकि फिक्स बाइसिंग और बेस बाइसिंग के अंदर हम इसकी वैल्यू क्या रखते हैं 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि फिक्स बाइसिंग होती है जहां पे हमारे पास पॉइंट पर कोई बाइसिंग मौजूद नहीं होती। इसको हम फिक्स बाइसिंग के साथ लेकर आते हैं। जो ही हमने इसको 0 किया तो देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है 0 रख दी है। स्टूडेंट डियर स्टूडेंट, ये देखिए इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा को इसको साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो क्या आ जाएगा 0, 1 है तो स्टेबिलिटी फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा बीटा प्लस 1। तो ये बेटा हमारे पास मेन जो फार्मूला हमारे पास इसका आया स्टेबिलिटी फैक्टर का, वो हमारे पास क्या है S = बीटा प्लस 1। ये मेन, इसी चीज को हम जेन में रखेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर किसके पर डिपेंड कर रहा है, बीटा। अब बीटा किसके इक्वल है इस चीज को जानिए, यानी बीटा किसके इक्वल है। तो यहां पे कॉमन एमीटर में जो बीटा हमारे पास आ रहा है, बीटा इज इक्वल टू रेशियो इन बिटवीन आउटपुट करंट और इनपुट करंट। आउटपुट करंट हमारे पास क्या है IC और इनपुट करंट क्या है IB। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास IC के बढ़ने से स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा और IB के बढ़ने से स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा। और ये मेन हमारे पास मेन फार्मूला है जो यहां पर हम लेकर आए हैं। फिक्स बाइसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो कलेक्टर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बेस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इस लोड लाइन के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं।
पहले भी बात हो चुकी है बेटा, दोबारा मैं आपको बता देता हूं। कट ऑफ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, असल में जब ट्रांजिस्टर मुकम्मल तौर पे ऑन हो जाता है, जिसको हम ऑन स्विच का नाम देते हैं, तो वो सैचुरेशन पॉइंट है। और जब इनपुट सप्लाई नहीं होती या नेगेटिव सप्लाई होती है तो ट्रांजिस्टर मुकम्मल तौर पे कट ऑफ होता है। वीसीसी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, आईसी की वैल्यू 0 होती है, वो कट ऑफ पॉइंट होता है। ये दो मैक्सिमम पॉइंट है, सैचुरेशन है, कट ऑफ। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होती है, इनको लाने वाली एक्स और वाई जो हमारे पास ग्राफ मौजूद है वहां पे लाइन भी होती है। ये जो लाइन बनाई गई है इसको हम लोड लाइन का नाम दे रहे हैं। अब लोड लाइन के ऊपर हमने डिस्कस करना होता है, आईसी के बढ़ने से क्यू पॉइंट सैचुरेशन की तरफ जाएगा, आईसी के कम से ये किसकी तरफ आएगा, कट ऑफ की तरफ आएगा। लेकिन यहां पे हमने फिक्स बायसिंग के अंदर इस चीज को स्टडी किया था भाई, ये आईसी हकीकत में स्टेबिलिटी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो जितना भी आईसी बढ़ेगा हकीकत में स्टेबिलिटी फैक्टर हमारे क्यू पॉइंट और ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जो आईबी के बढ़ेगा, आईबी के बढ़ने से क्या होगा, हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर जो होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो कट ऑफ की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश होती है हम बायसिंग को सेटअप इस तरह बनाते हैं। अब अच्छा एक और तरीका जिसमें है, बायसिंग अगर हमने फिक्स बैटरी लगा दी है लेकिन इसके बावजूद भी ये क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं हो रहा, क्यू पॉइंट मिड पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा, तो हकीकत में हम इसकी वैल्यू को सेट करते हैं आरबी एंड आरसी की वैल्यू, इनकी आपस में रेशियो बनाई जाती है। और ज्यादातर इसकी जो रेशियो आमतौर पर चलती है वो 1:10 की होती है, 1:10 की रेशियो। 1 और 10 से मुराद ये, अगर मैं 1 किलो का एक लगाता हूं तो 10 किलो का लगाता हूं, ठीक है। ओम में लगाऊंगा तो किलो में लगाऊंगा, इनकी रेशियो आपस में ऐसे चलती है, ठीक है। अगर मैं वहां पे ओम का लगाता हूं, यहां पे क्या लगाऊंगा, किलो। अगर यहां पे किलो का लगाता हूं, वहां पे उसको मेगा के साथ लगाऊंगा। ये इतनी इनके साथ इनकी वैल्यू को 0.1 मेगा का लगाऊंगा या 0.01 मेगा का लगाऊंगा। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 और 10, ये इतना इनके दरमियान फर्क होना चाहिए, तब ये हमारे पास जो सर्किट बनता है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा टॉपिक था और मैंने कोशिश की है इसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने ट्राई करने की, ताकि आपको बात समझ आ जाए स्टेबिलिटी का फार्मूला कैसे ट्राई किया जाता है। सबसे पहले आपने इसको ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद आपने एंड के फार्मूले को देखना है और इसमें देखकर हम ये बताते हैं कौन से फैक्टर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन से फैक्टर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंशाल्लाह आगे भी जो हमारे पास लेक्चर है इसमें भी हमने यहीं पर देखना है स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है वो आईसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, वीसीसी के डायरेक्टली है या इनवर्सली, आईबी के डायरेक्टली है या इनवर्सली है। तो तीन चीजों का हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे। पहले नंबर पे आईसी, दूसरे नंबर पे आईबी और तीसरे नंबर पे वीसीसी। अब वीसीसी की वैल्यू के बढ़ने या कम होने से स्टेबिलिटी फैक्टर पे क्या असर पड़ता है, आईबी के बढ़ने या कम होने से वीसीसी पे क्या असर पड़ता है, सेम इसी तरह हमारे पास और आईसी के बढ़ने से स्टेबिलिटी फैक्टर पे क्या असर पड़ता है। इसी चीज को हमने इक्वेशन में ड्रा करना है और इसी को चेक करके हम स्टेबिलिटी फैक्टर के साथ इसको मैच करेंगे और देखेंगे हमारे पास इसके आउटपुट कैसे हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।